एक अकेला इंसान वो समाज की सदियों पुरानी सोच को कैसे चुनौती दे सकता है? क्या एक प्रतिज्ञा मतलब एक वादा जो इंसान खुद से करता है, उसमें सच में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दे? और सिर्फ एक जिंदगी ही क्यों, क्या वो पूरे समाज की सोच पर एक गहरी चोट कर सकती है? बिल्कुल। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक ऐसे ही बहुत साहसी उपन्यास प्रतिज्ञा की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इस उपन्यास की कहानी और किरदारों को बहुत बारीकी से देखते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि 100 साल से भी पहले लिखा गया ये उपन्यास ये अपने समय में इतना बड़ा धमाका क्यों था, और आज भी हिम्मत और समाज सुधार के बारे में हमें क्या सिखाता है। सही बात है। बिल्कुल। और कहानी में उतरने से पहले मुझे लगता है उस समय के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। प्रेमचंद कोई काल्पनिक दुनिया नहीं दिखा रहे थे। वो उस समय के भारतीय समाज का एक बहुत ही कड़वा और कह सकते हैं क्रूर सच सामने रख रहे थे, खासकर विधवाओं की हालत को लेकर। हाँ, खासकर विधवाओं की हालत। हमारे पास जो विश्लेषण है वो साफ बताते हैं कि विधवाओं को समाज में अपशकुनी माना जाता था। उन्हें बेजान सफेद कपड़ों में रहने को मजबूर किया जाता था। उनका हंसना, किसी त्योहार में शामिल होना, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना भी। हाँ, घर से बाहर निकलना भी गुनाह माना जाता था। मतलब एक जीती जागती इंसान को समाज एक तरह से जिंदा लाश बना देता था। हाँ, और इसी अंधेरे और अन्याय से भरे माहौल में प्रतिज्ञा उपन्यास की कहानी जन्म लेती है। तो फिर कहानी में होता क्या है? कौन है इसका हीरो और वो ऐसा क्या कर देता है कि हंगामा मच जाता है? कहानी के केंद्र में है अमृत राय। अच्छा। वो एक पढ़े लिखे नए विचारों वाले मतलब एक आदर्शवादी नौजवान है। वो अपने आसपास विधवाओं पर होते अत्याचार को देखते हैं और अंदर तक हिल जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ अफसोस करके चुप बैठने वालों में से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ करने का फैसला करते हैं, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो। और यहीं से उपन्यास का नाम आता है ना? वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा नहीं है। वो देखते हैं कि विधवाओं की हालत तो जेल के कैदियों से भी बदतर है। तब वो ऐलान करते हैं कि अगर उन्हें शादी करनी ही है तो वो किसी विधवा से ही करेंगे। वाह। इस सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने का उनका यही तरीका है। ये तो उस जमाने के हिसाब से एक सामाजिक विद्रोह का ऐलान करने जैसा था। हाँ, मतलब सिर्फ एक शादी का फैसला नहीं, ये तो पूरे सिस्टम को खुली चुनौती थी। बिल्कुल। एक विश्लेषण में इस बात का बड़ा अच्छा जिक्र मिलता है जब अमृत राय अपने सबसे अच्छे दोस्त शिवराज को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं। हाँ। तो शिवराज का पहला रिएक्शन होता है, ये तो असंभव है। असंभव? हाँ, उसका ये एक शब्द ही बता देता है कि अमृत राय का विचार उस समाज के लिए कितना बड़ा और चौंकाने वाला था। ये दिलचस्प है। मतलब उनके सबसे करीबी लोग भी इसे एक तरह का पागलपन समझ रहे थे। हाँ, लेकिन अमृत राय के लिए ये पागलपन नहीं था, ये उनका धर्म था। उपन्यास में उनका एक संवाद है जो मुझे लगता है पूरी कहानी की आत्मा है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, परंपरा अगर अन्याय पर आधारित हो तो उसे तोड़ना ही पड़ेगा। क्या बात है। ये एक लाइन उनकी पूरी सोच को साफ कर देती है। उनके लिए इंसानियत का न्याय सदियों से चली आ रही परंपराओं से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो अमृत राय ने ये प्रतिज्ञा तो ले ली जो जमाने के हिसाब से एक धमाके जैसा था, लेकिन इस धमाके का असर सबसे ज्यादा किस पर होना था? जाहिर है उस महिला पर जिससे वो शादी करने वाले थे। हाँ, और यही कहानी में नंदिनी की एंट्री होती है ना? हाँ, और नंदिनी का किरदार बहुत बहुत अहम है। वो एक युवा विधवा है, पढ़ी लिखी है और अपनी जिंदगी को कोई मकसद देना चाहती है। अच्छा। वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, लेकिन समाज को ये भी बर्दाश्त नहीं। लोग उसे ताने देते हैं कि वो बहुत ज्यादा बाहर निकलती है और उसके चरित्र पर उंगलियां उठाते हैं। बिल्कुल। अमृत राय ये सब चुपचाप देखते रहते हैं, उसकी हिम्मत भी और उसकी पीड़ा भी। मतलब वो सिर्फ एक बेचारी असहाय औरत नहीं है, उसके अंदर एक हिम्मत है जो समाज को चुभ रही है। बिल्कुल। वो उस दौर की हजारों विधवाओं की तकलीफ का चेहरा है, लेकिन उसमें एक चिंगारी भी है। लेकिन जो बात दिल तोड़ देती है वो ये है कि समाज का दबाव उस पर कितना गहरा है। एक विश्लेषण में एक बहुत मार्मिक डिटेल मिलती है। जब नंदिनी को अमृत राय की प्रतिज्ञा और उनके इरादे के बारे में पता चलता है तो खुश होने के बजाय वो डर जाती है। डर जाती है। ये तो अजीब है। कोई उसे सम्मान की जिंदगी देना चाहता है और वो डर रही है। यही तो त्रासदी है। यही तो प्रेमचंद दिखा रहे हैं। वो अमृत राय को एक खत लिखती है। क्या लिखती हैं उसमें? वो कहती हैं कि वो उनके इस त्याग को स्वीकार नहीं कर सकती। वो उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ओहो। आप सोचिए,
समाज ने उसके मन में ये बात कितनी गहराई तक बैठा दी थी कि वो खुद को किसी की जिंदगी में खुशी लाने के लायक ही नहीं समझती। उससे लगता है कि वो एक बोझ है, एक अपशकुन है। बिल्कुल, ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। समाज ने उसके मन में इतनी गहरी हीन भावना भर दी थी कि जब कोई उसे सम्मान देना चाहता है तो उसे लगता है कि वो इसके लायक ही नहीं है। क्या कमाल का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है प्रेमचंद ने। हाँ, वो एक पात्र के जरिए पूरे समाज का एक्सरे कर रहे थे। लेकिन कहानी में एक और बहुत मजबूत महिला पात्र है, राजेश्वरी। राजी? हाँ, जिसे सब राजी कहते हैं। हाँ। और उसकी कहानी इस उपन्यास को एक अलग ही गहराई देती है। हाँ, राजी तो अमृत राय से प्रेम करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। जाहिर है जब उसे इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला होगा तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। दुख भी और एक तरह से धोखा भी महसूस हुआ। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। लेकिन प्रेमचंद का जीनियस यही है, वो दिखाते हैं कि सामाजिक क्रांति की असली लड़ाई वो कानूनों में नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों और दिलों के अंदर लड़ी जाती है। और राजेश्वरी का किरदार इसका सबसे बड़ा सबूत है। सबसे बड़ा सबूत। आप कहना चाहती हैं कि उसका किरदार बदलता है? जबरदस्त तरीके से बदलता है। शुरू में वो ईर्ष्या और गुस्से से भरी होती है, लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। क्या होता है? जब वो अपनी आंखों से एक दूसरी विधवा को समाज के हाथों अपमानित होते हुए देखती है। बस उस एक पल में उसे अमृत राय के मिशन का असली मतलब समझ में आ जाता है। अच्छा। उसका गुस्सा पिघलकर सम्मान में बदल जाता है। उसका ईर्ष्या से सम्मान तक का ये सफर, ये कहानी का सबसे बड़ा पड़ाव है। वाह। ये दिखाता है कि सही सोच और बदलाव की चिंगारी समाज के अंदर से भी पैदा हो सकती है, सिर्फ बाहर से थोपने से नहीं। वाह, मतलब कहानी का असली हीरो सिर्फ अमृत राय ही नहीं है, राजेश्वरी का ये बदलना भी एक तरह की जीत है। शायद कहानी की सबसे बड़ी जीत यही है, जब आपके विरोधी आपके मकसद को समझने लगें, तभी तो असली बदलाव शुरू होता है। सही बात है। लेकिन ये बदलाव इतना आसान तो नहीं रहा होगा। परिवार का क्या, माँ बाप का क्या रिएक्शन था? और अमृत राय के घर में तो तूफान ही आ गया। जाहिर है। उनकी माँ को लगता है कि बेटा अगर विधवा से शादी करेगा तो अपशकुन हो जाएगा। रिश्तेदार ताने देते हैं कि उसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और उसे समाज से बाहर निकाल दिए जाने की धमकियां मिलती हैं। हाँ। और अमृत राय का क्या रुख था? क्या वो इन दबावों के आगे झुके? बिल्कुल नहीं। एक जगह परिवार से एक तीखी बहस का जिक्र है, जहां अमृत राय साफ साफ कह देते हैं कि वो अपने सिद्धांतों के लिए घर छोड़ने को भी तैयार हैं। मतलब वो पूरी तरह से तैयार थे। हाँ, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये टकराव सिर्फ घर की चारदीवारी तक तो सीमित नहीं रहा होगा। जब बात बाहर समाज में फैली होगी तब क्या हुआ? तब समाज ने अपना सबसे बदसूरत और हिंसक चेहरा दिखाया। ये सिर्फ बातों का विरोध नहीं था। अच्छा। एक विश्लेषण के मुताबिक लोग अमृत राय पर सड़कों पर ताने कसते थे, उन पर मौखिक हमले करते थे और हद तो तब हो गई जब उनके घर पर पत्थर फेंके जाने लगे। एक मिनट, घर पे पत्थर फेंके जाते हैं? हाँ। मतलब ये सिर्फ सामाजिक बहिष्कार नहीं था, ये शारीरिक हिंसा तक पहुंच गया था। बिल्कुल। और इसने उनके इरादे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। ये दिखाता है कि सामाजिक सुधार सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं है। ये एक असली रोजमर्रा की लड़ाई है, जिसे आपको अपने घर, अपने मोहल्ले में लड़ना पड़ता है। सही बात है। पंडितों ने इस शादी को अधर्म करार दे दिया। अमृत राय को हर तरफ से अकेला करने की कोशिश की गई। तो इतने विरोध, इतनी हिंसा के बीच क्या वो शादी हो पाती है? हाँ, और यही कहानी का भावनात्मक शिखर है। अमृत राय और नंदिनी का विवाह होता है, लेकिन ये कोई जश्न का माहौल नहीं होता। शादी बहुत ही साधारण तरीके से होती है, जिसमें गिने चुने लोग ही शामिल होते हैं, जैसे शिवराज जैसा दोस्त और राजेश्वरी जैसी बदली हुई सोच की समर्थक। पूरा समाज, ज्यादातर रिश्तेदार सब उनसे दूरी बना लेते हैं। ये तो एक तरह से जीत भी थी और एक तरह से बहुत अकेला कर देने वाला पल भी। बिल्कुल। एक बहुत ही मार्मिक डिटेल ये है कि शादी के दिन अमृत राय की माँ, जो समाज के डर से सामने नहीं आती, वो छिप कर उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं। ओहो। ये दिखाता है कि दिल में वो बेटे के साथ हैं, लेकिन समाज का डर उन पर हावी है। शादी के बाद अमृत राय नंदिनी से एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब जीवन की नई शुरुआत। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक पुराने अन्याय से भरे जीवन का अंत और एक नए सम्मानजनक जीवन की शुरुआत है। और खास बात यह है कि ये कहानी का अंत नहीं है। जैसा आपने कहा, ये एक नई शुरुआत है। विश्लेषण इसे नंदिनी का पुनर्जन्म कहते हैं।
अच्छा। शादी के बाद हम नंदिनी में एक जबरदस्त बदलाव देखते हैं। वो एक आत्मविश्वासी, सम्मानित महिला बन जाती है। वो फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और इस बार कोई उसका विरोध नहीं करता। वाह। धीरे धीरे समाज भी उसके ज्ञान और उसके काम का सम्मान करने लगता है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये एक विचार की जीत है। प्रेमचंद ये दिखा रहे हैं कि एक साहसिक कदम सिर्फ एक जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन सकता है। एकदम सही। हाँ, नंदिनी का बदला हुआ आत्मविश्वासी रूप उन सभी लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो मानते थे कि एक विधवा का जीवन खत्म हो चुका है। सही बात है। वो समाज को जीकर दिखाती है कि सम्मान और खुशी पर हर इंसान का हक है, चाहे समाज की परंपरा कुछ भी कहती हो। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका मतलब क्या निकलता है? प्रेमचंद की प्रतिज्ञा आज हमें क्या सिखाती है? इसका एक सबसे बड़ा और साफ संदेश तो यही है कि इंसानियत किसी भी अंधी परंपरा से कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी है। लेकिन एक और गहरी बात जो ये उपन्यास सामने रखता है वो ये है कि सच्चा सुधार सिर्फ कानून या नियम बदलने से नहीं आता, बल्कि दिलों को बदलने से आता है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत है शिवराज और राजेश्वरी। बिल्कुल। जब अमृत राय के अपने दोस्त, उनकी प्रेमिका अपनी पुरानी सोच को छोड़कर उनके मिशन को समझने लगते हैं, तभी सामाजिक बदलाव की असली नींव पड़ती है। सही। बाहरी दबाव से ज्यादा जरूरी है कि लोग अंदर से बदलें। एकदम। ये बहुत गहरी बात है। और ये भी कि बदलाव के लिए सिर्फ नारे लगाना या लेख लिखना काफी नहीं होता। नहीं, कभी कभी आपको व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम उठाना पड़ता है, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना पड़ता है, जैसा अमृत राय ने किया। बिल्कुल। प्रेमचंद ने हमें ये दिखाया कि जिन्हें हम अबला या बेचारी कहकर हाशिए पर धकेल देते हैं, वो सिर्फ दुर्भाग्य का प्रतीक नहीं है, वो इंसान है। हाँ। जिन्हें सम्मान और खुशी का पूरा हक है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस कहानी में एक व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिज्ञा ने समाज की सदियों पुरानी सोच को चुनौती दी। आज की दुनिया में जहां सामाजिक बदलाव के लिए बड़े बड़े ऑनलाइन आंदोलन होते हैं, हैशटैग चलाए जाते हैं, क्या व्यक्तिगत स्तर पर ली गई किसी प्रतिज्ञा का कोई महत्व बचा है? आज के समय में हमारे आसपास के किसी अन्याय के खिलाफ एक